प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर पहुंचे पेरिस। हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत। होटल पहुंचने पर पीएम का भारतीय समुदाय ने किया आत्मीय स्वागत। पेरिस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की करेंगे सह अध्यक्षता। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिया आत्मविश्वास का मंत्र। कहा, खुद को दें चुनौती और तय करें लक्ष्य। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ किया संवाद। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में भारत को तोड़ने के लिए मिले विदेशी पैसे और यूएसएआईडी पर दावों के बाद मचा हड़कंप। घेरे में आया कांग्रेस और गांधी परिवार। विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बदल रहे युद्ध के तरीकों से निपटने के लिए समाधान और सुधार की जरूरत पर दिया बल। बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया के सीईओ राउंड टेबल को किया संबोधित। कहा, रक्षा विनिर्माण पर ध्यान करना होगा केंद्रित। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर राष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़े हनुमान के दरबार में मत्था टेकने के साथ ही अक्षय वट और सरस्वती कूप का किया दर्शन। संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जब प्रधानमंत्री का विशेष विमान पेरिस पहुंचा उस वक्त बारिश हो रही थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर एआई के खतरे, एआई नियंत्रण, एआई की सेवाएं और उसके फायदे सभी देशों के द्वारा समान रूप से उपयोग में लाए जाने को लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में 100 से अधिक देश हिस्सा ले रहे हैं। कई देशों के प्रमुख, सरकार प्रमुख और कई बड़ी कंपनियों के सीईओ हिस्सा ले रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत कई स्टार्टअप और तकनीक को विकसित करने पर जोर दे रहा है। रोबोटिक्स, हेल्थ केयर, ट्रांसलेशन में भारत के कई एआई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे और विस्तार देना चाहते हैं और निवेश को भारत में आकर्षित करना चाहते हैं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी के होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर देश के भविष्य यानी छात्रों के साथ तनाव से दूर रहकर परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के मंत्र दिए। अपने वार्षिक परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के प्रसारण में पीएम मोदी ने पोषण, दबाव पर नियंत्रण और नेतृत्व जैसे कई मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के दबाव से निपटने का तरीका, करियर प्लानिंग पर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किया। इस संवाद में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वार्षिक परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के प्रसारण में पोषण, दबाव पर नियंत्रण और नेतृत्व जैसे कई मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की।
प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि ज्ञान और परीक्षा दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी परीक्षा को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को किसी दायरे में बांधा नहीं जाना चाहिए और उन्हें अपनी अभिलाषा को तलाशने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपने समय का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करने को कहा ताकि इसका प्रभावी प्रबंधन हो सके। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। माता पिता से अपने बच्चे को दिखावे के लिए मॉडल के रूप में इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए बल्कि उनका समर्थन करना चाहिए। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। प्रधानमंत्री ने अच्छी नींद के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वे अधिक अंक नहीं लाते हैं तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पीएम ने छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और परीक्षाओं के दबाव में नहीं आने को कहा। शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को खुद को चुनौती देने और हमेशा अपने पिछले परिणामों से बेहतर करने की कोशिश करने को कहा। उन्होंने पोषण और ध्यान की आवश्यकता पर जोर दिया। नेतृत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लोग नेताओं के आचरण से प्रेरणा लेते हैं और केवल भाषणों से मदद नहीं मिलती। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर से चुने गए 36 छात्र शामिल हुए। छात्रों ने पीएम के साथ मुलाकात को एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। इस पूरे कार्यक्रम में पीएम मोदी बातचीत के दौरान छात्रों की हौसला अफजाई भी करते दिखाई दिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के तनाव को कम करने और मार्गदर्शन के लिए देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के दबाव से निपटने का तरीका, करियर प्लानिंग और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किया। इस संवाद में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। छात्रों ने प्रधानमंत्री की सलाह को अनमोल बताया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश भर से चुने गए 36 छात्र शामिल हुए। छात्रों ने पीएम के साथ मुलाकात को एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। पीएम सर से रूबरू होने का मौका मिला, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी नई नई चीजों को जाना और उन अनुभव, बहुत सारे ऐसे नए नए अनुभव को पहचाना और बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन भी मिला हमें उनसे मिलके। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले जिन मुझे बस उनसे ये चीज सीखने को मिली कि उनका जैसा मुझे धैर्य चाहिए अपनी जिंदगी में, क्योंकि धैर्य के बिना कोई चीज नहीं होती है। तो उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया मुझे और उन्होंने बिहार को बताया भी कि बिहार में बहुत ही तेजस्वी लोग रहते हैं, बहुत गौरवशाली प्रदेश हमारा बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों के साथ संवाद किया। संवाद में देश भर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री को सुना। पीएम मोदी बातचीत के दौरान छात्रों की हौसला अफजाई भी करते दिखाई दिए। परीक्षा पे चर्चा सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा
यह कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए किया गया है। परीक्षा पे चर्चा ने हमें यह सिखाया कि परीक्षा केवल अंकों का खेल नहीं बल्कि हमारे मेहनत और समर्पण का परिणाम है। परीक्षा पे चर्चा हम जैसे विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन है जो हर किसी भी एग्जाम में हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। परीक्षा पे चर्चा देखकर हमको बहुत मोटिवेटेड फील होता है। एग्जाम्स का जो डर है वो खत्म हो जाता है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के छात्रों के साथ संवाद को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से छात्रों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर बालक बालिका के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए बात करी और उसके लिए गुरुजनों के साथ साथ परिवार और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान के बारे में उन्होंने अपने मार्गदर्शन को हमें बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के परीक्षा से संबंधित तनाव के बिंदु और उनके प्रश्न जो विभिन्न विद्यालयों से जुड़े बच्चे थे उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। Children came and told me, sir, we learned many things like even food is very important, taking rest is important, and time management is important. They were telling me, I felt so happy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण था। इसमें भाग लेने के लिए 3,56,00,000 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्कूली बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं तो उसका बहुत ही सकारात्मक और व्यापक असर विद्यार्थियों के जीवन पर पड़ता है। वैभव तनोजिया एक ऐसे प्रतिभाशाली छात्र हैं जो परीक्षा पर चर्चा में प्रधानमंत्री के साथ संवाद में शामिल थे। 17 साल के वैभव दिव्यांग हैं, लेकिन सुंदर नर्सरी में आयोजित प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पर चर्चा के सुंदर अनुभव के बाद वो उत्साहित हैं और ऊर्जा से भरे हुए भी हैं। देखिए हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत की ये खास रिपोर्ट। परिस्थितियां विपरीत हों फिर भी हिम्मत ना हारें, उसके लिए चाहिए आत्मविश्वास। और कई बार हमें जीवन में इस तरह के उदाहरण मिलते हैं। एक ऐसा ही प्रमाण, एक ऐसा ही उदाहरण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 17 साल के वैभव कनोजिया जो कि परीक्षा पे चर्चा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों के लिए करते हैं उसके वो प्रतिभागी थे। सीधा उनसे बात करेंगे और उनसे उनके अनुभव जानेंगे। वैभव, बहुत बहुत स्वागत आपका DD न्यूज़ की तरफ से। कैसा अनुभव रहा परीक्षा पे चर्चा का प्रधानमंत्री के साथ? जी, ये बहुत एक अनोखा अनुभव था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं बच्चों की तकलीफ़ें दूर करने आ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात कही कि 24 घंटे तो सबके दिन में होते हैं, एक दिन में सबके लिए 24 घंटे होते हैं, मगर उनको कितना कौन प्रोडक्टिव बनाता है ये देखने वाली बात होती है। अच्छा वैभव, आपके साथ उनका कॉन्वर्सेशन, कोई सवाल जवाब रहा और उन्होंने आपसे कुछ पूछा या आपने कुछ बताया, ऐसा कुछ? जी ऐसा था। मैंने उनसे पूछा था कि हम अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव और शांत कैसे रख सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तरह तरह की आती हैं, आइडियाज़ आते हैं, पास्ट इवेंट्स बार बार माइंड में आते हैं। तो मतलब कैसे उन सबको दूर रखें, हम अपने मन को शांत रखें और प्रेजेंट में कैसे रहें। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा जवाब दिया मेरे को कि अगर हम अपने आप में फोकस्ड रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस के नाम पे हमें मतलब दूसरों की बात कभी सुननी ही नहीं है। एक नॉर्मल इंसान और एक स्पेशल स्टूडेंट, तो ये कई बार बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता होगा क्योंकि ये आसान नहीं होता। उसको उस सिचुएशन को कैसे आप अपने आप को तैयार करते हैं उन परिस्थितियों में? जी पहले तो टाइम जो होता है कि टाइम चीज़ें बहुत जल्दी अलाइन करती हैं कि अगर आपको कुछ अच्छा बनना होगा ना तो जो टाइम होगा वो आपके लिए खुद अलाइन होगा कि समय समय पर ऐसे मौके आ जाएंगे कि आपका काम पूरा हो ही जाएगा। ऐसी कई चीज़ें थी कि स्कूल कैसे जाऊंगा, वैन में कैसे जाऊंगा, आगे कौन छोड़ेगा, बट सब एज प्लान होता रहा और मैं यहाँ तक आ जाया हूँ 12th क्लास तक। और मैं चाहूँगा कि एक मैसेज आप बहुत सारे जो इस वक्त व्यूअर हमें देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे स्पेशल स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत छोटी सी चीज़ के ना मिलने पर या ना होने पर वो दुखी हो जाते हैं। उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? कि जो हमारे पास है उसको रहकर ही हमें खुश रहना चाहिए और हमें और ज़्यादा ऑब्टेन करने के लिए चीज़ों को अपने कर्म करते रहने चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए हमें। इस इंटरव्यू को देखने के बाद में जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें भी एक बहुत अच्छा संदेश ज़रूर पहुंचेगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ
पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। देश में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत EFTA डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेपा से न सिर्फ विकास को गति मिलेगी बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी युवाओं को मिल सकेंगे। भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत की गई। EFTA सदस्य देशों के साथ मौजूद केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया EFTA डेडिकेटेड डेस्क का शुभारंभ किया। ये डेस्क सरल और प्रभावी ढंग से एक मजबूत माध्यम के तौर पर काम करेगा। इस डेस्क के जरिए अलग अलग हितधारकों को एक मंच मिलेगा, जिससे इंडिया EFTA अपने लक्ष्य को हासिल करके वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। One important step forward in our agreement to promote trade and investment in all the 4 countries. Significant steps have been taken to ratify the TIPA. There's a lot of positivity in all 4 countries, and we hope to operationalize the TIPA in the later part of this year. EFTA सदस्य देशों में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिंक्टेनस्टीन शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान EFTA सदस्य देशों के निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। EFTA में शामिल देश भी टेपा को हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन बता रहे हैं। I do believe that the TEPA is not just an agreement, it really creates a framework for a win-win partnership. And I'm very convinced that our future cooperation under the TEPA will bring many, many more opportunities. भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत 10 साल के भीतर $50 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और अगले 5 साल में $50 अरब का अतिरिक्त निवेश होगा। इस निवेश से भारत में 15 साल में 10 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। वहीं EFTA के सदस्य देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में भारत ने EFTA देशों को $1.28 अरब का निर्यात किया, जिसमें से 77% निर्यात स्विट्जरलैंड को हुआ है। टेपा के जरिए जिन क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद की जा रही है उनमें विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्र प्रमुख हैं। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत सतत और समावेशी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं ये समझौता भारत के निर्यातकों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाएगा और अनुकूल व्यापार के साथ निवेश का माहौल तैयार करेगा। इस समझौते से न सिर्फ भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए रोजगार सृजन होगा, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देते हुए 2047 तक विकसित भारत को सार्थक बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज़। अगली खबर की ओर चलते हैं। संसद के सत्र में अब बजट को पारित किए जाने को लेकर उस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। राज्यसभा में सोमवार को दोपहर बाद आम बजट पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश दुनिया की वर्तमान घटनाओं और सियासी मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में भारत को तोड़ने के लिए मिले विदेशी पैसे और US एड पर दावों के बाद हड़कंप मच गया। राज्यसभा में सोमवार को दोपहर बाद आम बजट पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजे जाने के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए, तो नेता सदन जेपी नड्डा ने उसका करारा जवाब दिया। ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये जो डिपोर्ट किए गए ये अमानवीय ढंग से जो हुए, इसकी चिंता आपको ही है। ये अलग बात है कि 2009 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 13 में नहीं थी, जागे तो 2025 में जागे। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। I ask the government, did the External Affairs Minister raise the matter with Mr. Rubio? Did he know about the SOP? He told this House the SOP has been in place for many years, since 2012.
चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और आम बजट को शानदार बताया। लोकसभा में भी बजट चर्चा को दोपहर बाद आगे बढ़ाया गया। इस दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस की भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग के मुद्दे को उठाया। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग की। कांग्रेस पार्टी यूएसएड और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में यूएसएड ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री बजट पर हो रही चर्चा का उत्तर देंगी, जबकि राज्यसभा में बजट चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार का असर अब इंडी गठबंधन में घमासान के तौर में दिख रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडी गठबंधन के घटक दल जहां अब भी एकता के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं पंजाब में आपके विधायकों को तोड़ने पर उतारू कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर ला दिया है। केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों की मंगलवार को दिल्ली बुलाया है। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में दमदार वापसी हुई है। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा और मंथन भी तेज है, लेकिन दिल्ली के घमासान से इंडी गठबंधन में दरार चौड़ी होती दिख रही है। दिल्ली के हार का दोषी कौन, इसको लेकर आरोपों का दौर जारी है। इंडी गठबंधन के नेता कहते नहीं थक रहे कि कांग्रेस और आप को दिल्ली का चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर आपको हराने का दावा करती है। कोई भी चुनाव हो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसकी समीक्षा किया जाना चाहिए, और जब इंडिया गठबंधन के साथी हैं तो उसके अनुरूप मिल बैठ करके एक नतीजे पर आना चाहिए, ताकि भविष्य में कहने कहाने की कोई जगह न बचे। हमको लगता कि सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया will tell the last word against the anti-people policies of BJP government, Modi government. हालांकि वोट प्रतिशत के हिसाब से यह फैसला करना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस के कारण ही कुछ जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन यह भी तय है कि कई सीटों पर बीजेपी की हार की वजह भी कांग्रेस बनी है। बीजेपी का दावा है कि अगर कांग्रेस और आप मिलकर लड़ते तो बीजेपी को और बड़ी जीत हासिल होती। कांग्रेस अपना एग्जिस्टेंस बचा रही है, वोट शेयर नहीं बचा रही है। अपना वजूद लड़ने की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, कूद के 6% पे आए हैं। 6 मतलब क्या हुआ? वही है कांग्रेस ही। इन सब के बीच सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में आपकी जबरदस्त हार का असर पंजाब पर भी पड़ने वाला है। पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता आपके विधायकों से संपर्क की बात ऐलानिया कर रहे हैं, तो आपके नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को शायद किसी पर यकीन नहीं है और वो पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की दिल्ली में परेड चाहते हैं। केजरीवाल ने सभी विधायकों को मंगलवार को दिल्ली तलब किया है। कल साडे कौमी कन्वीनर जी ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का एजेंडा नहीं आया, पर मेरा ख्याल तो यही है कि दिल्ली की इलैक्शन तो होगी भी की कमियां रह गई, की मतलब आप होर अगे पार्टी को मजबूत करने वास्ते करना। सो जी भी ड्यूटी अरविंद केजरीवाल जी लाउणगे, साडे कौमी कन्वीनर ने जो भी वो गाइडलाइन देंगे उन्होंने मन के पार्टी को अगे पंजाब भी दिल्ली भी जिथे भी वो मजबूत करें। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी, और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भागवत, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है।
तो क्या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव से मुक्त होना चाहती है? क्या पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले जा सकती है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अगले रुख को लेकर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में गठबंधन की पहली परीक्षा अब पंजाब में होनी है, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दिल्ली की अदावत का हिसाब बराबर करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 ने भारतीय वायुसेना की शक्ति का एहसास कराया। सोमवार को बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ एरो इंडिया 2025 का ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेंगी। एरो इंडिया 2025 में सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर पेश की। आसमान में भारत की वायु शक्ति, साहसिक फ्लाई पास्ट और अद्भुत करतब का ये नज़ारा है एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का। सोमवार को बेंगलुरु के येलाहेंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव शामिल हो रहे हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बनकर उभरा है। ऐसे में एरो शो कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति स्थापना से ही बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र की मजबूती बेहद आवश्यक है। शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें लगातार समाधान अपनाने और सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके कारण भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। As a testimony to the emergence of India as a defense export nucleus, India has seen 31 times growth in the export of defense products in the last 10 years as compared to financial year 2013-14. Friends, we have continuously revised and updated our defense product list, which the aim to encourage more players to enter defense production. The issuance of the positive indigenization list is a clear indication of our intent to support the industry in India's efforts for self-reliance. एरो इंडिया शो का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। शुरुआती 3 दिन सिर्फ उद्यमियों के लिए हैं, जबकि 13 से 14 फरवरी को आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 11 से 14 फरवरी तक इंडिया एनर्जी वीक 2025 शुरू होने जा रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इंडिया एनर्जी वीक का ये तीसरा एडिशन दिल्ली में होने जा रहा है। ये कार्यक्रम परंपरागत एनर्जी को लेकर सोच बदल देगा। इसमें मंत्रालय द्वारा क्लीन कुकिंग पर एक विशेष इवेंट रखा गया है। उन्होंने कहा कि एनर्जी वीक का एडिशन गोवा में होगा। Energy as we understand it could be, traditional fossil fuels, crude oil, refining, petrol, diesel. This is much more. This is about technology. From the time we started in Bengaluru, Goa
third one in Delhi, and the next one, 2026, will be in its permanent home, where the ONGC is developing a 240-acre site, which will be a conference tourism site, and which will also be the home of the 4th edition of IEW. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली में होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश से 700 से ज़्यादा एग्जीबिटर, 500 से ज़्यादा स्पीकर्स के साथ ही 70,000 डेलीगेट्स भी शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में 100 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस होंगी। इंडिया एनर्जी वीक का ये एडिशन पिछले सभी एडिशन से काफ़ी विस्तृत, विविधतापूर्ण और प्रभावी होगा। IEW 25 is poised to be bigger, diverse and more impactful than its previous two editions. It will span 1 lakh square meters. Compared to IEW 23 and 24, this one will have 65% higher exhibition space, which will here be 28,000 square meters. 105 conference sessions, which is 24% higher than 23 and 15% higher than last year. More than 70,000 delegates, which is 55% higher than 2024 and 89% higher than 2023. 500 speakers from India and abroad, which is 38% higher than 2024 and 58% higher than 2023. It will have 700 plus exhibitors, which is 57% higher than 2024 and 115% higher than 2023. यूके भारत ऊर्जा संवाद में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर और यूके के ऊर्जा सचिव एच मिलीबैंड ने शिरकत की। यूके और भारत ने चौथे यूके भारत ऊर्जा संवाद के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और उत्सर्जन कम करने के लिए आपसी सहयोग की घोषणा की। भारत ऊर्जा सप्ताह में एच मिलीबैंड यूके व्यापारों का समर्थन करेंगे और स्वच्छ ऊर्जा निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत देश भर की सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने 2024 में करीब 25,330 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए हैं, जो 2023 में जब्त 16,100 करोड़ रुपए के मुकाबले 55% से अधिक हैं। 2024 में जो मादक पदार्थों की जब्ती हुई, उनमें अधिक संख्या में सिंथेटिक ड्रग्स, कोकीन और साइकोट्रॉपिक पदार्थों के रूप में उपयोग की जाने वाली फार्मास्यूटिकल दवाएं हैं। ये सफलता प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम अप्रोच का प्रमाण है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की देश को नशा मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों के सभी विभाग होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोमवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने राज्य सरकारों के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट को जारी किया। इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी सहित नीति आयोग और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जारी की गई रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता बढ़ाने, वित्तीय मदद पहुंचाने, विश्वविद्यालयों का प्रशासन और स्वायत्तता को मजबूत करने के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं इस मौके पर शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने कहा कि उनका मंत्रालय राज्य सरकार के तहत आने वाले विश्वविद्यालयों के विकास के लिए कई योजनाएं चला रहा है। ऐसे में नीति आयोग की रिपोर्ट योजनाओं के क्रियान्वयन में काफ़ी मददगार साबित होगी। There is an outlay of about 13,000 crores for the period 2023-24 to 25-26. It has a provision of multidisciplinary education and research institutes, MERU, with an estimated cost of about ₹100 crore per unit. So the states are encouraged under that to establish multidisciplinary colleges, and as has been said in the national education policy, that multidisciplinarity will lead to a better human being who will be more creative and more innovative and thereby contribute to the overall nation building and the economy of the country.
नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि भारत के छात्र और युवा हमारी आबादी का 50% हिस्सा हैं और उन्हें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। ऐसे में ये हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ पारिस्थितिकी तंत्र और अवसर प्रदान करें। Rare programs where state public universities are being given assistance directly by Government of India based on some methodologies. I think the system also has some schemes and plans to have universities of excellence even at state level. I think MERUs they are called. So I think the whole idea is to have a state public university ecosystem which is comparable to what has been set at the national level through the national universities. I think that is the goal. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि छात्रों की ऊर्जा और उत्साह, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता के साथ हम एक ऐसा भारत बना सकते हैं जो एक वैश्विक प्रतिभा केंद्र और शिक्षा और अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता में अग्रणी हो। There need to be institutions of continuous learning which are not necessarily training institutions, and so I think as we think of higher education, it is this whole ecosystem that we will need by 2047. So my compliments to the team, and it is a pleasure to see a document that is as well produced. और आइए अब बात करते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ में आम और खास सभी तरह के श्रद्धालुओं का आना जारी है। दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 में सहभागिता करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को तीर्थराज प्रयाग पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाई और सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति के इस दौरे ने दुनिया को महाकुंभ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था और श्रद्धा के महासागर में सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राष्ट्रपति ने पूरी आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान के बाद राष्ट्रपति ने त्रिवेणी की पूजा अर्चना की और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति अक्षय वट गए। राष्ट्रपति ने अक्षय वट की पूजा अर्चना की। अक्षय वट को सनातन संस्कृति में अमरता का प्रतीक माना जाता है और इसकी महत्ता पुराणों में वर्णित है। राष्ट्रपति ने प्रयागराज में प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। इस केंद्र को डिजिटल तरीके से आधुनिक भारत के साथ धार्मिक आयोजनों को जोड़ने की पहल के तौर पर शुरू किया गया है और यहाँ पर महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और भारी भीड़ से निपटने के लिए रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग चौराहों का वीडियो जारी कर बताया कि पिछले कुछ दिनों से चल रही जाम की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और गाड़ियां सामान्य गति से चल रही हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले 8 स्टेशनों से नियमित और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से कर रहा है। हमारे प्रयागराज क्षेत्र में 8 स्टेशन कार्यरत हैं और सभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सभी स्टेशन प्रॉपर नंबर में ट्रेन डील कर रहे हैं। सभी स्नानार्थियों को हम सेवित कर रहे हैं। भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, हम सभी लोग श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम इसी तरह जिस तरह हमने अभी तक सेवित किया लोगों को, आगे भी इसी तरह कड़ी मेहनत के साथ सेवित करते रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन के बावजूद आम श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं हुई, इसका पूरा ध्यान रखा भी गया। बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ में स्नान किया।
प्रयागराज से अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।